नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 11 को, और इस चैप्टर में हम फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुणों पर। जो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। एक भाग 9 में पढ़ेंगे और एक भाग 10 में पढ़ेंगे। हम आज जो है वो इनका, जैसे हमने लिखा है कि 1 नंबर फिनॉल के जो रासायनिक गुण है उनका पहला पार्ट जो है वो आज पढ़ रहे हैं, और अगले जो भाग के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी जो बची हुई शेष केमिकल रिएक्शन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फिनॉल 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है। तीनों रिएक्शन कौन कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास फिनॉल है। एक तो ये जो OH समूह होता है इसकी अभिक्रियाएं होती है। इसमें ऑक्सीजन OH भी देता है, H भी हट सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो OH समूह है उसकी केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरी किस प्रकार की रिएक्शन होती है, दूसरी ये जो बेंजीन रिंग है इसकी अभिक्रियाएं होती है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और तीसरी संगणन अभिक्रियाएं होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिनमें क्या होता है, कुछ पदार्थ मिलते हैं और जल या किसी अन्य अणु का निष्कासन होकर कोई कंपाउंड बनता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिनोलिक या OH समूह की अभिक्रियाएं। और इन OH समूह की अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम इसकी अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है वो अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संभवतः यहाँ से एक पर्सन आता है, वो डायरेक्ट चाहे अम्लीय प्रकृति के बारे में आए या इनडायरेक्ट रूप से किसी रिएक्शन के बारे में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझने से पहले कुछ रिएक्शन देखते हैं। यहाँ देखिए, फिनॉल सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है, यानी मेटल के साथ क्रिया कर रहा है। और जो अम्ल होते हैं वो किसी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर ये भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है तो ये किसी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आप देखो, यहाँ से 2 फिनॉल के अणु हैं, ये Na इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H का बाहर निकलना फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। हम पढ़ते हैं अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, या हम यूं कहें जो H+ देते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इसका एक हाइड्रोजन है, अब 2 फिनॉल है, एक यहाँ से निकला, एक दूसरे से निकलेगा, दोनों H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और दोनों के साथ Na जुड़ जाएगा, ये ONa हो जाएगा। आप यहाँ एक चीज़ और देखिए, यदि ये एल्कोहल होता, जैसे मैं CH3OH लिखता हूँ, तो वहाँ भी H जाता, क्योंकि ये भी अगर एसिड की भांति व्यवहार करता है और हम एल्कोहल की किसी धातु से क्रिया करते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ से H निकलता तो ये बन जाता CH3O-। ओके, और यहाँ से H निकलता है तो ये बन जाएगा O-। ठीक है, इन्हें हम एल्कोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड। ये एक कार्बन का है, इसलिए हम इसे मेथोक्साइड कहेंगे। और यदि ये 2 कार्बन का होता, जैसे ये ऐसे होता CH3CH2O-, तब हम इसे एथोक्साइड कहते हैं। ओके, और आप यहाँ देखिए, इसे हम फिनोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोक्साइड कहा जाता है। और इस फिनोक्साइड के साथ में यहाँ सोडियम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे सोडियम फिनोक्साइड कहेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ समझ गए। पहला क्या, हम किसी मेटल धातु से क्रिया करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि यदि एक फिनॉल की क्रिया करवाऊंगा तो एक H निकलेगा, और मुझे H2 बाहर निकालनी है तो कितने फिनॉल के मॉलिक्यूल ले लूँगा? 2 मॉलिक्यूल ले लूँगा। ओके, दूसरी रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH के साथ हो रही है। NaOH किसकी भांति व्यवहार करता है? एक सार्क की भांति, एक बेस है। और अगर ये एसिड है, अगर ये अम्ल है, तो यहाँ अम्ल और क्षार की रिएक्शन हो रही है। और जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण, और उसके साथ क्या निकलता है?
जल बाहर निकलता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका तो H और इसका OH, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बाहर निकालेंगे, H2। ठीक है, और यहाँ जो Na है वो इस O के साथ आके वही जो हमने अभी पढ़ा था सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सोडियम NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं फिनोल की तो क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। यदि आप यहाँ KOH लेते तो यहाँ K आ जाता, ये सोडियम की जगह पोटेशियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। आप यहाँ एक बात अच्छे से याद रखें, ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है वो जब फिनोल से क्रिया करता है तो फिनोल वहाँ अपना H देगा। अगर आपको इतना पता है तो फिर आप इस रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है CH3MgBr, हमें पता है हम ग्रिग्नार अभिकर्मक को RMgX लिखते हैं, जिनमें Mg पॉजिटिव होता है और R कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, अगर ये H+ के रूप में बाहर निकल रहा है, ये H+ के रूप में बाहर निकल रहा है तो इस माइनस वाले के पास जाके जुड़ेगा। ये जो CH3 है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ये H जाएगा तो ये CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ठीक है, बचा क्या, बचा MgBr। ये MgBr जो है, Br यहाँ हैलोजन है और Mg धातु है। ये MgBr जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, ये फिनोक्साइड है, इसके साथ क्या जुड़ गया, MgBr। ठीक है, यहाँ मेथेन का निर्माण हुआ। यहाँ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन देखते हैं कि एक सिंपल पर्सन आपके आ जाए कि आप फिनोल से मेथेन कैसे बनाओगे, आप फिनोल से मेथेन कैसे बनाओगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसकी क्रिया CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे। अगर मैं फिनोल से मेथेन ना बना के एथेन बनाना चाहता हूँ तो हमें क्या करना है, फिर यहाँ इस मेथिल के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, इस मेथिल के स्थान पर हम एथिल ले लेंगे। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कर देंगे। इन तीनों रिएक्शनों में हमने देखा जब सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाई तब H2 निकली, यानी फिनोल ने अपना H दिया। जब हमने किसी सारक NaOH या KOH के साथ क्रिया करवाई तब भी फिनोल ने अपना H दिया। और जब हमने इस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या RMgX के साथ क्रिया करवाई, या हम कहें ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाई, तब भी इसने क्या दिया, H। इसका मतलब फिनोल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, फिनोल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब हम इसकी अम्लीय प्रकृति की चर्चा करते हैं कि फिनोल एसिडिक होता है, इसके क्या कारण है। देखो, इसके 3 मुख्य कारण हैं। इससे पहले हम एक अच्छी से एक बात समझते हैं। जैसे मैं ROH की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा, ये लिखा HOH, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, ये जल है। एक मैंने लिखा ROH, और ROH को मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। एक प्राथमिक लिख देता हूँ जैसे CH3OH, ओके। एक सेकेंडरी अल्कोहल लिख देता हूँ जैसे CH3, ये 2 संयोजकताएं, ये CH, ये OH। और एक टर्सरी हम लिख देते हैं जैसे CH3, फिर C, फिर CH3 और एक CH3 और जोड़ देता हूँ, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया OH। अगर मैं इनकी एसिडिक नेचर की बात करता हूँ तो यहाँ 3 मेथिल समूह है, और मेथिल समूह क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी +I प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन, इसके पास जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचता है, और ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकल पाता है। और यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ केवल एक मेथिल समूह है, यानी जो +I प्रभाव दर्शाने वाला जो समूह है, जो एल्किल ग्रुप है, वो केवल एक है। इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन तो देता है, लेकिन इसके ऊपर इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं आता है इस ऑक्सीजन पे, जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व इस 3 डिग्री के अंदर आता है। और यहाँ जल में हम देखें तो यहाँ तो कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है,
इसीलिए जल जो है वो अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन जब हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल के केस में क्या होता है, आप इसको यूं समझिए कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये जो लोन पेयर है, ये इस वलय के साथ अनुनाद दर्शाते हैं और इस अनुनाद दर्शाने के कारण इस ऑक्सीजन पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेशित हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और ये इस कम होने के कारण ये जो पास में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा ना, तो H हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल दिमाग में रखो कि फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है, फिनोल अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। इसका बेसिक कारण ये है कि जो फिनोल के अंदर जो OH समूह है, उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, उस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वलय के साथ चले जाते हैं और उस पर घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। तो इसके बेसिकली 3 कारण हैं, हम तीनों कारणों पर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मित हो जाते हैं और अनुनाद प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार OH समूह का ऑक्सीजन कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिससे OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और यहाँ OH बंध के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले, ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन वो इनको ये खींच लेता है। इससे इस H+ को हम क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसकी अनुनादी संरचनाएं भी देख सकते हो। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अपने बोर्ड एग्जाम में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी जाती है, मतलब एक अनुनादी संरचना पूछी जाए, वो चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे। या तो कह देगा कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनाओ, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए, या फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाइए, ऐसा कोई सीधा प्रश्न आ सकता है। या फिर उसको किसी पर्सन के रूप में आपसे वो अनुनादी संरचना बनवा सकता है। इसलिए आप हर एक अनुनादी संरचना को 2-3 बार खुद बनाओगे, अभ्यास करोगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये फिनोल है, इसके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ गए, यहाँ आने से ये डबल बॉन्ड बन गया और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या है, जो ये बंध था ये बंध टूट गया, यहाँ बंध बन गया तो ये बंध टूट गया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ये चलता रहता है क्रम, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, तो आप इसको एक बार बना के 2-3 बार बनाओगे तब आपको ध्यान से ये समझ में आ जाएगी। अब आप इसमें एक चीज़ और देखो, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो यहाँ है और यहाँ है। मतलब क्या है, मतलब यदि मैं इस फिनोल को अलग से बनाता हूँ तो इसमें एक तो इस स्थान पे, एक इस स्थान पे और एक इस स्थान पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये इसकी ऑर्थो स्थितियाँ हैं दोनों और नीचे वाली इसकी पैरा स्थिति है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऋणावेशित चार्ज है वो उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आ रहा है। मतलब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे, जब हम बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी और कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जब जुड़ेगा तो वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही सारे पॉजिटिव नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ना पसंद करेंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझिए, वहाँ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब हम फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर रहता है। ठीक है, ये अनुनादी संकर है, यानी इन सब संरचनाओं का एक सम्मिलित रूप से हम इसको लिखते हैं। दूसरी बात आप देखो, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वलय के साथ संयुग्मित हुए थे तो यहाँ किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाई,
फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन था उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के साथ जुड़ के अनुनाद दर्शा रहे हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई, उसने अपने पास वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया और हाइड्रोजन आसानी से निकल गया, इसीलिए फिनोल क्या है, अम्लीय। एक कारण हम और देखें तो आप देखो, यदि हम इसकी बात करें और यदि हम इसकी बात करें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है कि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकृत अवस्था में, और यहाँ जो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकृत अवस्था में। sp2 संकृत अवस्था में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ये लिखा हुआ है कि फिनोल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp2 संकृत कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। इसकी अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा है फिनोल के फिनोक्साइड आयन बनने से। आप यहाँ इस बात को अच्छे से देखना, जब फिनोल में से एक H बाहर निकलता है, अगर वो एसिडिक नेचर दर्शाता है और एक H बाहर निकलता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। इस फिनोक्साइड आयन को समझने से पहले एक चीज़ और समझो, यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक, अब ये H जो है वो H+ के रूप में बाहर निकलता है, यानी अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाते हैं। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म तो पहले से थे और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके हैं। तो फिनोक्साइड आयन पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है और साथ में किस प्रकार का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि फिनोक्साइड आयन स्थायी कितना होता है। फिनोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब ये स्टेबल होने के कारण ये चाहता है कि फिनोल अपना H बाहर निकाल दे, जिससे फिनोक्साइड आयन बन जाए और वो स्टेबल होता है। हम यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि फिनोक्साइड आयन स्टेबल क्यों होता है, और अगर फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है तो फिनोल एसिड की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि फिनोल अपना जो H है वो जल्दी से त्याग देगा, क्योंकि वो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम इस फिनोक्साइड आयन की एक बार अनुनादी संरचनाएं देखें तो आप देखो, ये 2 लोन पेयर तो पहले से थे, जब उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H+ के रूप में गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए और चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यही क्या करेगा, फिनोल की तरह अपने भी इलेक्ट्रॉन इस रिंग के साथ देगा, अनुनाद दर्शाएगा। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने जब एल्कोहल को देखा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए थे तब पॉजिटिव चार्ज आया था। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो आया था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज था उससे वो क्या हो गया, उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? आगे देखो, इसने जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रह गए। ठीक है, फिर ये सिस्टेमेटिकली चलेगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, फिर ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी रह जाएगी। तो अगर आप फिनोल के अनुनादी संरचना बना सकते हो तो हम फिनोक्साइड आयन के अनुनादी संरचना भी बना सकते। आप यहाँ 2 चीज़ें देख रहे हो, एक तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जबकि फिनोल में हमने देखा उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आप इस बात को समझिए अच्छे से, फिनोल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब वहाँ प्लस और माइनस दोनों प्रकार के चार्ज है, आवेश का पृथक्करण हुआ था वहाँ। यहाँ आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है, यहाँ केवल नेगेटिव चार्ज रह रहा है। दूसरी बात और सीखिए, ऑक्सीजन की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रकार की होती है, यानी ये एक विद्युत ऋणी तत्व है। किस प्रकार का तत्व है? विद्युत ऋणी तत्व है। और विद्युत ऋणी तत्व के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो स्टेबल होते हैं। यदि मैं इसके अंदर बात करता हूं तो आप देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है ऑक्सीजन, ये फिनोल की बात हो रही है, और इस पर चार्ज किस प्रकार का है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा स्टेबल ना होके ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फिनोक्साइड आयन के स्टेबल होने के 2 और कारण हैं।
एक तो ये अनुनाद दर्शा रहे हैं, अनुनाद के कारण स्थायी है। दूसरा, इसके अंदर जो विद्युत ऋणी तत्व है उस पर ऋणावेश है। और तीसरा, यहाँ आवेश का पृथक्करण भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ फिनोक्साइड आयन जो है वो फिनोल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए फिनोल H आसानी से देगा, क्योंकि H देने से वो क्या बना रहा है, फिनोक्साइड आयन बना रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आप तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए हो कि फिनोल अम्लीय क्यों है। इसके हम बहुत कारण लिख सकते हैं। 2 मेजर कारण आप याद रखें। एक तो कि फिनोल के जो ऑक्सीजन है वो वलय के साथ चले जाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। दूसरा, H निकलने से फिनोक्साइड बनता है। फिनोक्साइड स्थायी है, वो अनुनादी संरचनाओं से आप समझा सकते हो। आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है, और इसमें जो ऑक्सीजन है, विद्युत ऋणी तत्व है, उस पर ऋणावेश होने के कारण भी ये क्या है, स्थायी है। ठीक है। अब यदि आप यहाँ से देखते हो कि फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ये चीज़ और महत्वपूर्ण है। इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये फिनोल देखा OH, और इसकी इस स्थिति पे, इस स्थिति पे और इस स्थिति पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब यहाँ मैं कोई ऐसा समूह लगा देता हूँ, प्रतिस्थापी लगा देता हूँ। 2 प्रकार के समूह होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो 2 प्रकार के हैं। एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे NO2 है, CN है, X हैलोजन है। यदि मैं यहाँ NO2 लगा देता हूँ, यहाँ लगाने से, यहाँ लगाने से और यहाँ लगाने से क्या होता है, इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज है, आपने यहाँ ऐसा समूह लगाया जो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। और यदि मैं यहाँ कोई ऐसा समूह लगा देता हूँ जो किस प्रकार का हो, जो इलेक्ट्रॉन देता हो, जैसे एल्किल समूह लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ नेगेटिव चार्ज तो था ही, और इन्होंने और नेगेटिव चार्ज दे दिया। जब इन्होंने और नेगेटिव दे दिया तो इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इस पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या है, अपनी ओर खींचने में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएगा जितनी रुचि ये यहाँ दिखा रहा है। तो अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है फिनोल से, तो वो उसकी अम्लीयता को प्रभावित करता है, बशर्ते उसकी नेचर कैसी है। आप एक चीज़ दिमाग में रखें, NO2, साइनाइड, CNO, साइनो, हैलोजन, ये जुड़े हुए होते हैं। ये समूह इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं, और जब ये खींचेंगे तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और यहाँ इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। जो खींचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, वो हाइड्रोजन को आसानी से निकालेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, और ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ है, तब तो क्या है, वो अम्लीयता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ना होकर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा हुआ है, तब अम्लीयता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल है, मैं इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ। इनको हम ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक हम नया पेज ले लेते हैं, या यहीं बना देते हैं। ये देखिए, एक हमने सबसे पहले फिनोल लिया है, ये फिनोल लिया है। ओके। इसके बाद में ये फिनोल रहा जी। इसके बाद में 3 एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए हैं जिनमें NO2 समूह जुड़ा हुआ है, और NO2 उनकी अलग अलग स्थिति पे जुड़ा हुआ है। यदि NO2 उसकी ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है,
तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया। या फिर मैं कह सकता हूँ जो NO2 है वो उसकी मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। और या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो NO2 है वो उसकी किस स्थिति पे जुड़ा हुआ है, पैरा स्थिति पे जुड़ा। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले 3 एग्जाम्पलों में आप देखो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है फिनोल से। तो यहाँ मैं 3 ये बना देता हूँ। एक मैंने ऐसा समूह बनाया है जिसमें इसकी ऑर्थो स्थिति पर CH3 जुड़ा हुआ है। एक ऐसा समूह बनाया है जिसकी मेटा स्थिति पर CH3 जुड़ा हुआ है। और एक समूह हमने ऐसा बनाया है जिसकी पैरा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा। 1 2 3 4 5 6 और 7 एग्जाम्पल हमने लिए। सबसे पहले मैं फिनोल के लिए ये देखिए किसके मान लिखे हुए हैं, pKa के। 2 प्रकार की वैल्यू होती है, एक Ka और एक होता है pKa। थोड़ा सा पहले आप इनको समझिए। Ka क्या है? Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। Ka का मान जितना ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, pKa इसका ऋणात्मक लघुरितम मान होता है। यदि मैं ये लिख दूं -log ऑफ Ka, तो -log ऑफ Ka को हम क्या कहते हैं, pKa। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। pKa जितना कम होता है एसिड उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि Ka के जो मान है वो एसिडिटी या जो अम्लीयता होती है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और जो pKa के मान होते हैं वो क्या होंगे, इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 एसिडिटी या 1 अम्लीयता लिख दूंगा। ये बात यहाँ हमें समझनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आप इनको pKa के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए या आप इनको Ka के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो आप एकदम स्पष्ट रहिए। Ka के जो मान है जितने ज़्यादा अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा, pKa के जो मान है जितने कम अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा। आप देखो यहाँ इनके pKa के मान लिखे हुए और सबसे कम वैल्यू इसकी है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। समझ रहे हो इस बात को? तो अम्लीय कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसके pKa के वैल्यू सबसे कम होंगे, उल्टा होगा। और Ka के अंदर क्या है, सेम चलेगा। ठीक है, अब हम देखो, हम एक नज़र से इसको देखें तो ये फिनोल अकेला है और यहाँ इन तीनों संरचनाओं में कोई समूह प्रतिस्थापी जोड़ रखा है और यहाँ भी प्रतिस्थापी जोड़ रखा है। प्रतिस्थापी की यदि हम नेचर देखें तो यहाँ वो प्रतिस्थापी है तीनों जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे। और ये वो है जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यानी इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं वो अम्लीयता को बढ़ाएंगे और वो 3 पोजीशन पे लगे हुए, ऑर्थो पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है और पैरा पे लगा हुआ है। जो पैरा पोजीशन पे लगे रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ध्यान रखना, जो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज़्यादा है। इन दोनों की तुलना में जो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं वो ज़्यादा अम्लीय है। फिर उसके बाद में ऑर्थो पोजीशन वाले और फिर किस स्थिति वाले हैं, मेटा स्थिति वाले। क्यों? क्योंकि मेटा स्थिति जो बीच वाली स्थिति है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ अगर कोई समूह मैं लगाता हूँ तो वो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितने ऑर्थो और पैरा पे खींचता है। ऑर्थो और पैरा पे लगभग सेम होता है, लेकिन पैरा पे सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ है फिनोल पर तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और अगर वो उसकी पैरा स्थिति पे लगा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये लीजिए साहब 1 नंबर। ओके, अब आप देखो पैरा के बाद में कौन सी स्थिति है, ऑर्थो स्थिति। मेटा जो बीच वाली है वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व वैसे ही कम होता है, इसलिए अगर आप समूह भी लगाओगे तो वो उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाए। तो फिर मैं इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को कितना नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर। यहाँ भी दे देता हूँ, इसको 1 नंबर दे देता हूँ और इसको कितना नंबर दे देता हूँ, 2 नंबर। अब किसका नंबर आएगा, अब मेटा स्थिति वाले का। फिनोल से तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर खींचेगा। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3 और यहाँ भी इसको नंबर दे देता हूँ 3।
फिर आप इन तीनों में देखो, ये तीनों तो अम्लीयता कम कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों की तुलना में तो ये फिनोल ज़्यादा अम्लीय होगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4। ओके, अब आप इन पर बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे हुए, हालांकि वो लगे हुए हैं लेकिन फिर भी ये भी अम्लीय तो होगा, कम अम्लीय हो जाएगा। अब इन तीनों में तुलना करें, आप इन तीनों में तुलना करो तो आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो पेरा स्थिति वाला जो था वो सबसे ज़्यादा अम्लीय था। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ हो तब भी हम पेरा स्थिति वाले को ही प्राथमिकता देंगे। बस फर्क इतना है, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है, वो सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। तो सबसे कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा? इसको 1 2 3 4 दिया है, इसको 5 दे देता हूँ और इसको नंबर 6 दे देता हूँ। और इस मेटा वाले को क्या दे देता हूँ? सॉरी, इसको दे देता हूँ मैं 7, इसको दे देता हूँ 7 नंबर, इसको 6, इसको दे देता हूँ 5 नंबर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप एक बार इनके pKa के वैल्यू देख लीजिए। यहाँ इन तीनों में यदि देखता हूँ तो मेटा स्थिति वाले के लिए 10.1 है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा अम्लीय है ऑर्थो और पेरा स्थिति पे। क्लियर? अपने दिमाग में रखो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ है और अगर वो पेरा पे है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है। इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है और अगर वो पेरा पे है तो सबसे कम अम्लीय है। ठीक है, फिर मेटा वाला उससे ऑटोमेटिक ही ज़्यादा हो जाएगा। वैसे अपने यहाँ इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम दे रखी है। मतलब क्या है? मतलब जो ऑर्थो स्थिति है और जो पेरा स्थिति है, इनकी एसिडिक नेचर सेम है। क्लियर? तो ये अरेंज आपसे पूछा जा सकता है। एल्कोहल इन सबसे कम अम्लीय होते। यदि हमें इनको अरेंज करना हो तो आप बीच में फिनोल आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है तो वो फिनोल से कम अम्लीय है और उनमें भी जो पेरा स्थिति पे लगा है वो सबसे कम अम्लीय है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है तो वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है और उनमें यदि पेरा स्थिति पे लगा है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। ओके, pKa के ऑर्डर में अरेंज करो या एसिडिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करो, इन दोनों में फ़र्क है। pKa के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, जिसका सबसे कम pKa है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, और Ka के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जिसका सबसे ज़्यादा Ka है उसकी नेचर सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। अब हम बात करते हैं फिनोल और एल्कोहल की अम्लीयता की तुलना। देखो, फिनोल और एल्कोहल की अम्लीयता की तुलना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्कोहल में जो है वो एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचता और हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलता। जबकि फिनोल में क्या होता है? फिनोल में जो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय के साथ अनुनाद दर्शाते हैं। ऑक्सीजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और हम हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये इतनी बात पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। एक यहाँ देखिए कारण और भी दिया है कि फिनोल के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन बनता है और फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी है। जैसा अभी हमने इस फिनोक्साइड की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको देखा था। लेकिन यदि हम एल्कोहल की बात करें, जैसे ये CH3OH, यहाँ यदि H निकलता है तो ये CH3O- बनेगा, एल्कोक्साइड बनेगा। और ये एल्कोक्साइड किसी भी प्रकार का अनुनाद नहीं दर्शाता। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये बनना भी नहीं चाहेगा, और ये बनना नहीं चाहेगा तो ये H देना भी नहीं चाहेगा। तो आप इन दोनों कारणों से क्या है, फिनोल और एल्कोहल की अम्लीयता में तुलना कर सकते हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिनोल एसिटिक होता है, क्यों होता है उसके कारण, अगर उस पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो उसका भी हमें कारण ध्यान में रखना है। देखो, हम एक अरेंज और करते हैं, जैसे हम एक ऑर्डर अरेंज करते हैं, एक नई चीज़ हम सीखते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले ये H2O जल लिख दिया, ठीक। फिर मैंने लिखा CH3OH 2 लिख दी। फिर मैंने लिखा
CH3 2CHOH, ठीक। और फिर मैंने लिखा CH3 3COH, और फिर मैंने लिखा C6H5OH, ये लिख दिया। और एक एग्जाम में प्रश्न आया, आप इनको अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 को। तो हमें पता है जल और फिनोल दोनों से ज़्यादा अम्लीय कौन है? ये जल और एल्कोहल दोनों से ज़्यादा अम्लीय है फिनोल। तो सबसे ज़्यादा एसिटिक हो गया C6H5OH, ये फिनोल ही है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। फिर इन सबसे ज़्यादा अम्लीय जल होता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिटिक है, फिर मैं लिख देता हूँ H2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में देखो, जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि उस पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले एल्किल समूह बहुत कम है, और जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और अम्लीयता को कम करते हैं, ठीक है। तो इनमें ये हो गया CH3OH। फिर हम 2 डिग्री को ले लेंगे, ये रहा 2 डिग्री, ये CH3 2CHOH, ठीक है। और इसके बाद में हम लास्ट में किसको ले लेंगे? 3 डिग्री को, CH3 3COH, ठीक। तो ये हम इनको एसिटिक नेचर से अरेंज कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना और इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। उसमें मैं कुछ फिनोल के समूह लेता हूँ। एक मैंने ले लिया ये, ठीक है, OH। एक मैंने ये ले लिया OH, और यहाँ एक CH3 जोड़ दिया, ठीक। फिर मैंने एक ऐसा समूह ले लिया जिसमें OH CH3 यहाँ जोड़ दिया। फिर मैंने एक ऐसा समूह ले लिया OH जिसमें CH3 यहाँ जोड़ दिया। अब मैंने एक ऐसा समूह और ले लिया जिसमें 3 CH3 जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, 2 जोड़ दिए सपोज करो। और एक मैंने ऐसा समूह ले लिया जिसमें 3 CH3, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया, ऐसे ले लिए। और अब मैं इनको अम्लीयता के क्रम में क्या है, सेट करना चाहता हूँ। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा अम्लीय ये है, मैं यहाँ सेट ना करके इनको नंबरिंग दे देता हूँ, 1 नंबर। अब 2 नंबर पर ये मेटा स्थिति वाला आएगा, क्यों? क्योंकि अगर पैरा पे लगा हुआ है, ये अम्लीयता कम करने वाला समूह है, और सबसे ज़्यादा कम वो करेगा जो पैरा स्थिति पे। और अम्लीयता बढ़ाने वाला समूह होता तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता जो पैरा स्थिति पे होता। बस आप इस चीज़ को याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह पैरा पे है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह पैरा पे है तो वो सबसे कम अम्लीय। ओके, इसको 2 दे दिया। अब मैं इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। यहाँ 2 समूह लगे हुए, इसलिए अम्लीयता और कम कर देंगे, इसलिए मैं इसको 5 दे देता हूँ। और यहाँ 3 समूह लगे हुए हैं, ये अम्लीयता और ज़्यादा कम कर देंगे, इसको 6 दे दूंगा। तो ये जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्या है, इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप देखिए, अब हम कुछ अदर रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। इतनी देर हमने क्या है, इतनी देर हमने फिनोल की एसिडिक नेचर को पढ़ा। अब कुछ और रिएक्शन देखें। नेक्स्ट है जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु से, देखो जिंक से जब ये क्रिया करेगा तो ये Zn और ये O बाहर निकल जाएगा, ZnO, और ये H यहाँ जुड़कर C6H6 बेंजीन बनाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। क्या होता है, जब फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण से करवाई जाती है, जो जिंक का बारीक पाउडर होता है, जिंक चूर्ण जो होता है, उससे आप रिएक्शन कराओगे, आपका उत्तर होगा बेंजीन का निर्माण होगा। आप इस रिएक्शन को लिख के आ जाना। समझ गए इस बात को? क्या होता है, जब फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण से करवाई जाती है, बेंजीन का निर्माण होता है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ क्रिया। अब अमोनिया के साथ क्रिया हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो, यहाँ इसका OH और इसका H, इसका OH इसका H बाहर निकल के H2O बाहर निकल रहा है।
और यहाँ ये C6H5 तो बच रहा है, और यहाँ जब इसका एक H गया तो ये क्या बच गया, NH2 बच गया। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये C6H5 फेनिल है और इस पर NH2 लिख दिया, इसे हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो फिनोल अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है, फिनोल अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है, एल्कोहल अमोनिया से क्रिया करके मेथिल एमीन या एल्किल एमीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ क्रिया हो रही। ये रिएक्शन मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी भी PCl5 के साथ क्रिया होती है तो क्या होगा, ये जो 5 Cl है इनमें से 3 Cl तो POCl3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो ये P, एक ये O और 3 Cl POCl3, एक Cl बचा वो इस H के साथ चला गया तो HCl बन गया। अब एक Cl बचेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा C6H5Cl के साथ, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। यदि यहाँ आप क्या करते हो, फिनोल बहुत ज़्यादा ले लेते हो, जैसे यहाँ इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है PCl5 से, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। बट आप यदि फिनोल आधिक्य में लेते हो तो ऐसी स्थिति में ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इथरीकरण। हम फिनोल को ईथर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईथर क्या होता है, ईथर का अपना पूरा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं, इस प्रकार की संरचना को हम ईथर कहते हैं, ROR, और इस R की जगह कोई एरोमेटिक वाले AOR भी हो सकता है। ये सब स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ईथर कहलाती है। मतलब दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन हो या फिर किसी एल्किल समूह या एरोमेटिक समूह के बीच में ईथर हो, या दो एरोमेटिक समूह के बीच में ऑक्सीजन हो, ईथर क्या हो, ऑक्सीजन हो। ओके, हम इस फिनोल की क्रिया NaOH के साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सारक के साथ क्रिया करेगा तो अपनी अम्लीय नेचर देगा। ये इसका H इसके OH से क्रिया करके H2O बाहर निकल जाएगा, Na यहाँ जुड़ जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये चार्ज हम लिखे या ना लिखे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब इसकी क्रिया मैं मेथिल आयोडाइड CH3I से करवा रहा हूँ। जब इसकी क्रिया मेथिल आयोडाइड से करेंगे तो ये Na या I बाहर निकल के NaI बन जाएगा और ये CH3 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो कैसी संरचना है, ये ऐसी संरचना है, ये एरोमेटिक वलय है, इसके बाद में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर कोई एल्किल ग्रुप CH3 या मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल ईथर। क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल ईथर। तो हम ईथरीकरण क्या होता है, हम ईथर का निर्माण कर सकते। इसके बाद में देखो एस्टरीकरण। ये रिएक्शन भी हमने पीछे एल्कोहल के साथ पढ़ी थी। जो रिएक्शन हमने एल्कोहल के साथ पढ़ी है एस्टरीकरण में, वही रिएक्शन क्या है हम फिनोल के साथ पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं, फिनोल और एल्कोहल की बहुत सी रिएक्शन सेम है, बस उनमें फ़र्क इतना है, आप जो ये बेंजीन वलय लेते हो, अगर आपको कभी भी डिस्टर्ब होता है तो आप इसकी जगह ROH ले लीजिए और बाद में इस R की जगह क्या है, AR या बेंजीन वलय बना दीजिए। कैसे, जैसे मैं इस रिएक्शन को आप समझाता हूँ। जैसे यदि मैं R लेता CH3 और OH, ठीक है, इसकी क्रिया मैं अम्ल के साथ करवाता, किसी भी अम्ल के साथ, जैसे मैंने CH3COOH एसिटिक अम्ल से करवा दी। किससे करवा दी, एसिटिक अम्ल से। अब होगा क्या, इसका तो OH इसका H ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ बन क्या गया, CH3O, फिर ये OCCH3, ये बन गया। अब यदि आपको ये क्रिया फिनोल के साथ करवानी है तो आप इस CH3 की जगह क्या बना दो, इस CH3 की जगह ये बेंजीन वलय बना दो, बस C6H5, बाद में O लिख दो, बाद में OCCH3, यही बना होगा। ये देखो C6H5, ये रहा C6H5, फिर O, ये रहा O,
फिर CO, ये रहा CO, फिर ये R है, मैंने इस R की जगह क्या लिया था, CH3 लिया था। ठीक है, तो अगर आपको एसिड की क्रिया अगर एल्कोहल के साथ आती है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल उन रिएक्शनों को बहुत अच्छे से पढ़ लो और फिर वहाँ क्या करना, जो ये फेनिल समूह है ये उस R की जगह लगा देना। ठीक है, तो आप इन सब रिएक्शनों को समझ सकते हो। ये एसिड क्लोराइड के साथ है, यहाँ Cl बाहर निकलता है, सेम प्रोडक्ट एस्टर बनेगा। ये किसके साथ है, ये एनहाइड्राइड के साथ है। तो हर रिएक्शन में, कैसी भी रिएक्शन हो, इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एल्कोहल के अंदर, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप केवल R की जगह AR लगा देना, आपकी रिएक्शन सेम टू सेम वैसी की वैसी रहेगी। और ये क्या है, ये यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फिनोल की क्रिया एसिटिक क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड से हो रही है। किससे हो रही है, जैसे एसिटिक क्लोराइड होता है CH3COCl, और मैंने इस COCl के साथ जो CH3 जुड़ा है उसके साथ C6H5COCl जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये Cl बाहर निकलेगा और इसका H बाहर निकलेगा, वही C6H5O, और उसके बाद में COC6H5 का निर्माण होगा, फेनिल बेंजोएट बनेगा। तो आप ये अभ्यास की ज़रूरत है, इन रिएक्शनों को आपको आती है ये रिएक्शन, ये जो अल्कोहल के साथ है वही फिनोल के साथ है, केवल आपको एक बार वर्क करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। जब आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बनाता है। मैंने फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी में भी इस पर चर्चा की थी। हमने उस समय ये पढ़ा था कि फिनोल को हम कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ दे तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और उस पिंक कलर के होने का कारण क्या था, बेंजोक्विनोन था। उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बेंजोक्विनोन बनाता है। यदि वायु की उपस्थिति में फिनोल धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन का निर्माण करता है। ठीक है, इसे पैराबेंजोक्विनोन भी कहते हैं। ये किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है। यहाँ सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7 जिससे क्रोमिल क्लोराइड बनता है और वो इसका ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ये 8 रिएक्शन हमने इसकी पढ़ी है। ओके, तो आज क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फिनोल में जो OH समूह था उसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में अध्ययन किया था। अब क्या है, जो हम नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम उन रिएक्शनों को पढ़ेंगे। एक तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ेंगे और एक संगनन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक अपना बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझना। ठीक है, थैंक यू।